फ्रेंड्स कैसे हैं? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और फिर से आप लोगों का जो है आरआरबी ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन फिर से स्टार्ट कर दिया गया है। कुछ प्रॉब्लम आ गया था बीच में जिसके कारण आपके क्लास मैंने जो है यहाँ पे बंद कर दिया था। थोड़े से प्रॉब्लम था, अब जो है प्रॉब्लम पूरा ही सॉल्व हो चुका है और हम लोग फिर से जो है स्टार्ट कर दिए हैं अपना क्लास आज से। तो जिन्होंने भी क्लास को ज्वाइन नहीं किए हैं, ठीक है, तो बिल्कुल आप लोग जो है 10 एएम पे आपको डेली ही क्लास प्रोवाइड होगा। तो ये आपको याद रखना है, 10 एएम पे डेली ही आपको क्लास में आना है और बेहतर तरीके से अपने तैयारी को मजबूत बनाना है, ठीक है। फुल मॉक टेस्ट देखेंगे जिसमें आप लोग के रीजनिंग, फिर मैथ, फिर जो है जीके और फिर जो है साइंस, एक ही जगह पे आपके पांचों सब्जेक्ट, चारों सब्जेक्ट के जो है क्वेश्चन मिलेंगे। करंट अफेयर भी रहेगा। बिल्कुल आप लोग यहाँ पे जैसे पेपर आता है 100 क्वेश्चनों का, वैसा मैं यहाँ पे आपको कराने वाला हूँ। तो बिल्कुल अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं आरआरबी ग्रुप डी में इस बार, तो बिल्कुल इस क्लास को मिस मत कीजिएगा, अंत तक देखिएगा। 100% है कि आपको यहाँ से प्रश्न बिल्कुल एग्जाम हॉल में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो चलिएगा वीडियो को स्टार्ट करते हैं ज़्यादा समय नहीं लेते हुए। पहले हम लोग रीजनिंग के प्रश्नों से स्टार्ट करेंगे, फिर जो है आपके साइंस, फिर जो है आपके जीके, फिर जो है आपके मैथ के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो अंत तक बने रहिएगा। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आपके लिए मैंने जो है ये मॉडल सेट बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है, ताकि इस तरीके जितना भी आप लोग लाइक करते हैं उसके अकॉर्डिंग हम लोगों को वीडियो बनाने में मोटिवेशनल मिलता है, ठीक है। और जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फ्री में जो है आप लोगों के क्लासेज मात्र एक यही यूट्यूब चैनल है जहाँ पे कराया जा रहा है। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि एक भी वीडियो जो है आपसे मिस ना हो। तो चलिएगा, पहला जो है प्रश्न आपके सामने रीजनिंग का है कि उस वेन आरेख को चुनिए जो दिए गए वर्गों के बीच के संबंध को जो है निरूपित करता है। मतलब आपको ये बताना है कि यहाँ पे लिखा हुआ है बुद्धिमान, गरीब और जो है ईमानदार, इसके बीच वेन डायग्राम क्या होगा। मॉडल सेट है ग्रुप डी के लिए। बिल्कुल आपको हर एक प्रश्न के लिए, जैसे कि पहले क्लास में आप लोगों ने देखा होगा 10 सेकंड का समय देता था, आज भी 10 सेकंड का समय मिलेगा, क्योंकि आप अपने मन से मॉडल सेट को बनाइए। 10 सेकंड का समय है। बिल्कुल आपका उत्तर आना चाहिए पहले का जो है ए हो रहा है कि बी हो रहा है कि सी हो रहा है कि डी होगा। आप कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर जरूर बताएं, बेहतर होगा। बहुत बेहतरीन प्रश्न है, बिल्कुल आपके एग्जाम हॉल में आने वाले प्रश्न है। इस टाइप के एक प्रश्न अब पूछता है वेन डायग्राम वाले ग्रुप डी में। तो देखिए इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। देखिए ये हो जाएगा ईमानदार, ठीक है। मान लिया कि ये कौन है, ईमानदार है। अब देखिए ईमानदार व्यक्ति क्या गरीब होते हैं? तो कहिएगा देखिए सारे ईमानदार व्यक्ति तो गरीब नहीं है, लेकिन कुछ ईमानदार व्यक्ति क्या है, गरीब है। कुछ ईमानदार व्यक्ति गरीब होते हैं, ठीक है। सारे ईमानदार व्यक्ति को गरीब हम लोग नहीं बोल सकते हैं। तो यहाँ पे आपको इस तरीके से रिलेशन, उसके बाद से यहाँ पे बोल रहा है, सॉरी बुद्धिमान दिया था ना। देखिए ये बुद्धिमान लोग हो गए। बुद्धिमान में कुछ लोग बुद्धिमान जो है गरीब भी होते हैं। बुद्धिमान है पर आप गरीब भी हैं, इस तरीके से रिलेशन होता है, ठीक है। सारे बुद्धिमान लोग अमीर थोड़ी ना है। उसके बाद से कह रहा है यहाँ पे कि ईमानदार, ठीक है। ईमानदार लोग क्या गरीब होते हैं? बिल्कुल ईमानदार लोग गरीब होते हैं, पर सारे ईमानदार लोग नहीं। बुद्धिमान लोग यहाँ पे ईमानदार होते हैं, कहिएगा कि जो है बुद्धिमान लोग ईमानदार होते हैं, लेकिन सारे बुद्धिमान लोग नहीं। तो इसमें कुछ कुछ का जो है रिलेशन बनेगा, इस तरीके से बुद्धिमान हो जाएगा, ठीक है, ईमानदार हो जाएगा। तो ये रिलेशन अब देख लीजिए आपको कहाँ पे दिख रहा है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है लॉजिक तीनों में कुछ कुछ वाला लगेगा, तो ऑप्शन नंबर डी यदि आपने बताया है तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न आपके सामने है और देखिएगा, बताने की कोशिश करेंगे। और चाहते हैं इस क्लास का जो है पीडीएफ लेना है, ठीक है। 100 प्रश्नों का पीडीएफ आपको फ्री में मिलेगा। पीडीएफ, तो ये पीडीएफ आपको कहाँ पे मिलेगा, फ्री है, ठीक है। क्योंकि आप को जो है रिवीजन करना है, बेहतर तरीके से तैयारी करना है, तो पीडीएफ आपको चाहिए, क्योंकि आप भूले ना, ठीक है। इन प्रश्नों को फिर आप अगर रिवीजन करना चाहते हैं तो आपको जो है
इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया होगा, उस लिंक पे जाइए, क्लिक कीजिए, सीधा ही आप जो आप जाइएगा मेरे ग्रुप से, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइएगा। वहीं पे आपको डेली ही क्लास भी मिलेगा और यहाँ पे डेली क्लास की पीडीएफ भी प्रोवाइड होती है। तो आप जाइए वहाँ पे, अगर आपसे वो नहीं होता है तो आपको व्हाट्सएप जो है यहाँ पे देखिएगा, व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ पे मैसेज कीजिएगा, आपको ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, तो दोनों ही तरीके से पहले आप लिंक पे जाएंगे और क्लिक करेंगे, नहीं होगा तो ही मैसेज करेंगे, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, पहले मैसेज नहीं करना है, बिल्कुल आपको यहाँ पे लिंक पे जाइए, क्लिक कीजिए, नहीं होगा ज्वाइन तो हम उसके बाद से करेंगे। ठीक है, चलिएगा। आप देखिए यहाँ पे जो है इसको श्रृंखला को बनाइए, 441 से लिखा है 529, 529 से लिखा है 625, 625 से लिखा है 729, 729 के बाद से क्या होगा ये आपको बताना है, बताने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल आपको समय दिया जाएगा 10 सेकेंड का, परंतु दूसरे प्रश्न का उत्तर आना चाहिए। बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा, कौन से उत्तर आने वाले हैं। बिल्कुल यहाँ पे जो है आपको बताना है, बताने की कोशिश करेंगे कि इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। तो हमने यहाँ पे ये देखा, बिल्कुल आपको नजर आ रहा होगा कि 441 क्या होता है, तो कहिएगा 21 का वर्ग होता है। ठीक है, आपको अच्छे तरीके से मालूम होगा। 529 क्या होता है, तो 529 आपको 23 का वर्ग होता है। मैंने आपको बताया भी है कि आप कम से कम 1 से लेके 30 तक की संख्याओं के वर्ग याद रखिए। 625 किसका होता है, ये 25 का वर्ग होता है, आपको अच्छे तरीके से याद होगा। यहाँ पे 729 किसका होता है, तो ये 27 का वर्ग होता है। तो मैंने यहाँ पे देखा 21 से 23 लिखा है प्लस का 2, 23 से 25 लिखा है प्लस का 2, 25 से 27 लिखा है प्लस का 2 और 27 से 29 लिखा है प्लस का 2। तो यहाँ पे 27 से 29 कर लिया जाएगा और 29 का वर्ग यहाँ पे लिख दिया जाएगा, कितना होता है, तो कहिएगा 841। और बिल्कुल आपके राइट उत्तर 841 ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो आशा करता हूं कि ये प्रश्न आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा और ऐसे प्रश्न जब भी आपके एग्जाम हॉल में पूछे जाएंगे तो बिल्कुल आप लोग सिंपल तरीके से बना सकते हो। तो आप लोग बेहतर तरीके से यहाँ पे प्रैक्टिस करते रहिए, बहुत बेहतर स्कोर मिलेगा, क्योंकि बिल्कुल आपको एग्जाम हॉल में पूछे जाने वाले टाइप के प्रश्नों को मैं करा रहा हूँ। कह रहा है कि किसी निश्चित रूप से यहाँ पे पेज को जो यहाँ पे लिखा जाता है तथा जो है पार्ट को जो है यहाँ पे लिखा गया है, कोडित किया है, तो उसी तरीके से आपको लॉजिक को जो है किस तरीके से कोडित किया जाएगा ये आपको बताना है। चलिएगा, समय जो है आपको बिल्कुल जो है स्टार्ट हो चुका है और समय को मद्दे रखते हुए आप बिल्कुल जो है प्रश्न आते ही आप लोग उस पर टूट पड़िए। देखिए ये जो है कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है, बिल्कुल आपके 3 से 4 प्रश्न कोडिंग डिकोडिंग के देता है एग्जाम हॉल में, और होता ये सबसे इजी है। सबसे इजी चैप्टर रीजनिंग का यही है, क्योंकि इसमें जो है 2-3 तरीके होते हैं, मैंने आपको बताया भी है कि आप इनके कोड याद रखिए, इनके अपोजिट याद रखिए, कभी भी इसमें गलती नहीं होगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। लिखा हुआ है PAGE, ठीक है, यहां से पता चल जाएगा कि ये किया क्या है, और इसके बदले में लिख रहा है KZT भी। तो अगर देखेंगे यहाँ पे तो हमें क्या दिख रहा है, P से K दिख रहा है। ठीक है, तो P होता है कितने पे, 16 पे, और K होता है कितना पे, 11 पे। तो यहां से देखेंगे 16 से 11 जाना है, तो यहाँ पे तो माइनस का 5 किया है, ये होता है 1 पे और ये होता है 26 पे। कोई लॉजिक आपको समझ में आया, कहिएगा कि नहीं। ये तो यहाँ पे 5 माइनस किया गया था, यहाँ पे तो सीधा ही 25 जोड़ रहा है। मतलब ये हुआ कि अब अपोजिट वाला लॉजिक से समझिए। देखिए ये जो P है, P का अपोजिट यहाँ पे K होता है, A का अपोजिट आपको मालूम है Z होगा। ठीक है, A का अपोजिट बिल्कुल याद है, G का T होता है और E का V होता है। ये जो है अपोजिट लिखा गया है मेरे दोस्त। अब जो है आपने देख लिया कि अपोजिट लिखा गया है, बिल्कुल यहाँ पे भी अपोजिट P का K लिखा है, A का Z लिखा है, R का I होता है, T का G होता है। तो आपसे लॉजिक का पूछा गया है तो बिल्कुल आप निकाल सकते हो, आपको याद होगा। एल का अपोजिट क्या होता है, तो एल का अपोजिट ओ होता है, ओ का अपोजिट क्या होता है, एल होता है, जी का अपोजिट क्या होता है, टी होता है, आई का अपोजिट आर होता है, सी का अपोजिट क्या होता है,
तो सी का अपोजिट होता है एक्स। अब देखिए अंत में जो है आपके एक्स होना चाहिए। बिल्कुल राइट उत्तर आपके किस में दिया गया है, ऑप्शन नंबर आपके बी में। तो आशा करता हूं कि ये प्रश्न आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अपोजिट का लॉजिक लगाना था और बिल्कुल आपका राइट उत्तर आ जाता। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है और अगला प्रश्न कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या का चयन करें। निम्नलिखित विकल्पों में से दिए गए शब्द का जो है आपको संबंधित शब्द का जो है चयन करना है, बताने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल जो है बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम हॉल के लिए। ये प्रश्न वीवीआई कर लीजिएगा, इस टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में पूछेगा और वहां पे आपको प्रॉब्लम होगी, ये मुझे मालूम है। तो आप यहाँ पे पहले ट्राई कीजिए, जितने भी प्रश्न मैं करा रहा हूँ यहाँ पे पहले खुद से ट्राई करिए। अब होगा क्या, इसको थोड़े से अच्छे तरीके से देख लेते हैं। यहाँ पे थोड़े से अच्छे तरीके से इसको किस तरीके से देखेंगे, आ जाइए। बिल्कुल बेहतरीन प्रश्न है, एग्जाम हॉल में आने वाले प्रश्न है। तो यहाँ पे आपको थोड़े से अलग तरीके से इस प्रश्न का सॉल्यूशन करना होगा। मैंने देखा 3 से लिखा हुआ है 4, तो बोलेंगे कि प्लस का 1 किया है। 29 से 31 लिखा है यहाँ पे, तो प्लस का 2 किया है। तो यहाँ से 7 है, 7 के बाद अगर प्लस का 1 करते हैं, ठीक है, तो ये हो जाएगा 8। 8 तो ऑप्शन में ही नहीं है। अगर 2 प्लस करते हैं तो 9 होगा, जो कि 9 तो ऑप्शन नंबर ए में है। तो क्या ये सही है? क्या ये जो बता रहे हैं ये सही है? तो कहेंगे बिल्कुल सही नहीं है। क्यों? क्योंकि मुझे यहाँ पे मालूम है कि मैंने देखा कि 3 के बाद 4, जो सॉरी 2 के बाद 3, 29 के बाद 31, ये क्या है? ये क्या है? अभाज्य संख्याएं हैं। क्या लिखा गया है? अभाज्य संख्या, ठीक है। ये लगातार अभाज्य संख्याएं लिखा गया। 2 के बाद अभाज्य संख्या 3 होता है, 29 के बाद अभाज्य संख्या 31 होता है, तो 7 के बाद अभाज्य संख्या कितना होता है? 11। 9 मत बोल दीजिएगा, 9 विषम संख्या होता है, तो बिल्कुल आपका गलत हो जाएगा। इस तरीके से आपका राइट उत्तर बनेगा ऑप्शन नंबर आपका सी। तो ये लॉजिक आपको बिल्कुल ही मालूम होना चाहिए, ठीक है। कभी भी इस तरीके के अब प्रश्न आए तो आप लोग सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, आप लोगों के सामने आ चुका है कि उस विकल्प का चयन करें जिससे दिए गए संख्याओं के बीच का संबंध अन्य विकल्पों में दिए गए संख्याओं के बीच के संबंध से भिन्न है। अब जो है यहाँ पे आपको भिन्न बताना है। भिन्न मतलब क्या होता है? अलग। तो आप देखिए 3 एक जैसे लिखेंगे होंगे और एक अलग है, तो अलग कौन सा है ये आपको बताना है, बताने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल 10 सेकेंड आपका स्टार्ट है। 10 सेकेंड स्टार्ट है। 4 ऑप्शन देखिए यहाँ पे आपके, और चारों में से 3 एक जैसे हैं, एक अलग है। अलग वाला जो है वो बिल्कुल आपका राइट उत्तर है। अलग वाले की पहचान करना है। भिन्न बोलिए, अलग बोलिए, आपको असंगत बोलिए, ये सारे ही एक ही बात होता है। तो लॉजिकली अगर हम देखेंगे तो वैल्यू तो बहुत बड़ा है, ठीक है। तो इसमें हम देखेंगे ये 8 का 8 लिख दिया, ये 7 का 7 लिख दिया, और ये 4 पहले लिख दिया, ये 3 बाद में लिख दिया। अच्छा, ये 5 लिखा हुआ है। यहाँ से देखिए 8 पहले लिख दिया, 8 के बाद 6 लिख दिया, 6 के बाद यहाँ पे 5, 5 के बाद 2। तो मुझे कुछ आइडिया लगाइए कि यहाँ पे तो पलटने वाली आइडिया नहीं है, इधर का उधर नहीं किया है। इसने ये किया है कि यहाँ पे जो लिखा गया इसको यहाँ पे घटते क्रम में लिखा है, ठीक है। देखिए पहले सबसे बड़ा, बड़ा से छोटा होते जा रहे हैं। यहाँ पे भी देखिए घटते क्रम में लिखा है। 9 से 8, 8 से 7, 7 से 3 लिखा है। यानी कि देखिए यहाँ पे भी घटते क्रम 8 से 7, 7 से 4, 4 से 3, 8 से 6, 6 से 5, 5 से 2, 8 से 7, 8 से 9 से 8, 8 से 7, 7 से 3। यहाँ पे देखिए क्या घटते क्रम में है, देखिए 6 से तो 4 घटते क्रम में है, 4 से यहाँ पे 2 होना चाहिए, 2 के बाद 1 होना चाहिए, ये यहाँ पे 2 पहले लिख दिया है। बिल्कुल आपका जो है यहाँ पे बिल्कुल आपका अलग कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपको बताना है ए। ए जो है यहाँ पे बिल्कुल अलग हो जाएगा, क्योंकि ये जो है घटते क्रम में नहीं लिखा गया है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है, छठा नंबर प्रश्न, कि दिए गए पैटर्न को ध्यान पूर्वक अध्ययन करें और प्रश्नवाचक चिन्ह को ज्ञात करें, ठीक है। अब जो है प्रश्नवाचक चिन्ह को ज्ञात करना है। जैसे कि आप यहाँ पे थोड़े से प्रश्न को देखकर घबरा गए होंगे, परंतु है बहुत ही इजी। दिमाग लगाइए, दिमाग दौड़ाइए।
दौड़ाएंगे तो बन जाएगा, अगर भागेंगे तो नहीं बन पाएगा, ये भी आपको ध्यान देना है। तो भागना नहीं है, लड़ना है हमको, कोशिश करना है बनाने की। बनेगा तो बेहतर है, नहीं बनेगा तो उससे भी बेहतर है कि हम सीख जाएंगे ऐसे प्रश्नों को, ठीक है। अगर एग्जाम हॉल में जाएंगे तो ऐसे प्रश्न आएगा, तब वहाँ पे किस तरीके से सॉल्व करिएगा, ये भी आपको यहाँ पे सोचना पड़ेगा। तो पहले आप यहाँ पे ट्राई करने का मौका मिल रहा है, बिल्कुल ट्राई कीजिए। इसके दो लॉजिक होते हैं। पहला लॉजिक ये होता है कि हम इसके अंकों को जोड़ लेते हैं, तो ये 5 4 9 9 3 12 हो गया। उसके बाद से इस यहाँ पे अंकों को जोड़िए, 5 3 8 8 5, यहाँ पे 13 13 1 14 14 1 15 हो रहा है, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे जोड़ते हैं 3 6 9 9 8 17 1 18 18 3 21 21 3 कितना होता है 24। उसके बाद से यहाँ पे जोड़ लेते हैं, तो 9 9 8 17 17 3 20 4 24 हो गया है। और यहाँ पे जोड़ रहे हैं तो कितना 9 3 12 हो रहा है। और क्या यहाँ पे जोड़ना है कुछ, तो ये तो लॉजिकली देखिए 12 15 24 24, यहाँ पे तो कोई लॉजिक ही नहीं बना है। यहाँ पे जोड़ने से कोई लॉजिक मिला, कोई लॉजिक नहीं मिला। अगर होता कि यहाँ पे भी 24 है, यहाँ पे भी 24 है, सभी जगह 24 है, तो यहाँ पे भी जोड़ने से हमको 24 बनाना होता है। पर ये लॉजिक तो यहाँ पे फॉलो ही नहीं हो रहा है, तो हम तुरंत ही इस लॉजिक को छोड़ देंगे और दूसरे लॉजिक पे आ जाएंगे। दूसरा लॉजिक यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे देखिए वैल्यू हमें कहाँ पे निकालना है, देखिए यहाँ पे, तो ये 8 कैसे आया, ये 8 कैसे आया, ये 5 कैसे आया, ये 4 कैसे आया, अगर हमें मालूम चल जाएगा तो बिल्कुल हम लोग वाट के स्थान पे वैल्यू पता कर सकते हैं कि क्या होने वाला है। तो हमने देखा ये 3 और जो है 5, ये 3 और 5 को जोड़ देते हैं, कितना होता है 8, और 8 का जो है आधा कर देते हैं, मतलब 2 से भाग दे देते हैं, तो होता है 4, जो कि बिल्कुल यहाँ पे लिखा गया। उसके बाद से देखिए इसको जोड़ लेते हैं, 5 3 8, 8 और 1 9, 9 1 10, 10 हुआ। इसको जोड़ने पर 10 में जो है फिर 2 से भाग देंगे, क्योंकि इसका आधा करना है, तो ये हो जाएगा 5 है। उसी प्रकार यहाँ पे आ जाएंगे तो ये हो जाएगा 3, और 3 6 9 9 1 10, 10 और 3 13, 13 3 16, 16 हो गया। 16 में जब भाग दे देंगे 2 से, तो ये होता है 8, जो कि यहाँ पे लिखा गया। बात समझ में आपको बिल्कुल आ रहा होगा। तो अब जो है आपको वही करना है, यहाँ पे 2 और 7, 9 9 3 12 4 16 हुआ। 16 में जो है फिर आपको 2 से भाग देना है, तो 16 में 2 से भाग दीजिएगा, आपका हो जाएगा 8, जो कि यहाँ पे लिखा गया है। वही काम करना है यहाँ पे, 3 और 9, 9 3 कितना होता है आपका 12 होता है, और 12 में जब 2 से भाग दे देंगे तो यहाँ पे हमें कितना मिलेगा 6, और 6 देख लीजिए आपके कहाँ पे दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी में। तो आशा करता हूँ कि ये प्रश्न आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, और इस तरीके के प्रश्नों को कभी भी आप लोग गलती नहीं करोगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न पासे से रिलेटेड है। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित पासों में अक्षर पी के विपरीत फलक पर कौन सी अक्षर होगी, बताने की कोशिश करेंगे। आपको मिलते हैं 10 सेकंड के समय, और ये 10 सेकंड अति महत्वपूर्ण है। बिल्कुल आपके एग्जाम हॉल में आने वाले प्रश्न यहाँ पे मैंने रखा हुआ है। बिल्कुल आपको 10 सेकंड में इसका जवाब देना है, क्योंकि मैंने पहले जो क्लास कराए हुए थे उसमें आपको पासे से प्रश्न बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने कराया था। तो गलती की गुंजाइश तो होनी ही नहीं चाहिए मेरी क्लास में, क्योंकि फिर से हम लोग आ चुके हैं, और आपको अब डेली ही आपकी क्लास दोनों टाइम हो गई, 8 PM और 10 AM। ठीक है, 2 क्लास अगर डेली ही करते हैं, देखिए फ्री की क्लासेज हैं, और फ्री के क्लासेज आप लोग पसंद नहीं करते हो, वही पेड क्लासेज होंगे तो आप बिल्कुल उसको देखते हो और पढ़ते हो, क्योंकि उसमें आपने 500 1000 रुपया दिया हुआ है पढ़ने के लिए। पर फ्री में ये यूट्यूब चैनल आपको पढ़ा रहा है डेली ही, तो आपको ये पसंद नहीं है, पता नहीं क्यों आपको ये पसंद नहीं होते हैं। ठीक है, तो जो भी डेली क्लास करना चाहते हैं तो डेली ही आइए, फ्री में पढ़ना चाहते हैं तो ठीक है, कोई भी चार्जेज नहीं है आपके लिए, क्योंकि ये निःशुल्क आपके लिए मैंने स्टार्ट कर दिया है बैच। तो अब देखिए इसका रूल नियम मैंने क्या बताया था कि दो पासे को लीजिए, और दोनों पासों में कॉमन आपको ढूंढना है। कॉमन का मतलब ये हुआ कि दोनों पासों में कौन सा अक्षर दिखाई दे रहा है। मैंने यहाँ पे देखा जेड, यहाँ पे देखा जेड। अब जो है यहाँ पे 2 अक्षर यहाँ पे कॉमन मिल गया दोनों में, तो अब वहां से क्लॉकवाइज घूमेंगे, इसके आगे चलेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा एस, और यहाँ से इसके आगे चलेंगे जेड के आगे क्लॉकवाइज चलेंगे तो
y हो जाएगा, यानी कि इसका अपोजिट y हो जाएगा। यहाँ पे देखिए x लिखा है इसके आगे चलेंगे तो x का अपोजिट, अब जो है इसके आगे चलेंगे तो क्या हो जाएगा t। अब यहाँ पे जो बचा हुआ बात है, हमें निकालना है p का, ठीक है। पी का निकालना है तो यहाँ से देखिए ये यहाँ पे तो निकल गया, अब इन दोनों में कॉमन देख लीजिए, तो यहाँ पे एस है, यहाँ पे एस है, ठीक है। तो यहाँ से देखेंगे तो जेड का अपोजिट ये हो जाएगा टी, ठीक है, जेड का अपोजिट हो जाएगा टी। और यहाँ से देखिए टी का अपोजिट क्या हो जाएगा, यहाँ पे टी थोड़ी ना है, पी है ना, यहाँ पे टी है, टी का अपोजिट क्या हो रहा है, एक्स हो रहा है, ठीक है। हमसे पूछा गया है पी का अपोजिट, यहाँ से क्लॉकवाइज घूम जाइए, एक्स तो यहाँ से क्लॉकवाइज घूमिएगा तो टी, फिर उसके आगे चलिएगा पी तो यहाँ पे घूमिएगा तो यहाँ पे हो जाएगा जेड। तो जेड और पी एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो आपको पी का अपोजिट पूछा गया है, तो आपका बिल्कुल राइट उत्तर यहाँ पे जेड होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, बिल्कुल बेहतरीन प्रश्न है। और इस तरीके के प्रश्न जब भी आते हैं तो कोई भी सॉल्व करना नहीं चाहता, क्योंकि इसमें थोड़े से जो है परेशानी होती है बच्चों को। तो मैं चाहता हूं कि ये प्रश्न अगर आप करके आइएगा तो बिल्कुल आपका सिलेक्शन होगा, क्योंकि नॉर्मल प्रश्न सभी लोग करते हैं, तो सभी के कैटेगरी में आप भी आ जाइएगा, तो फिर तो वही बात हो गई ना। हमें कुछ अलग करना है, तो अलग प्रश्नों को भी सॉल्व करना पड़ेगा। तो चलिए 10 सेकंड का समय है, अगर आता है तो बिल्कुल सॉल्व कीजिए, नहीं आता है तो अच्छे तरीके से इसको समझ लीजिए, 5 स्टार लगा लीजिएगा, क्योंकि प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कैलेंडर का है 7 जनवरी 2011 को सप्ताह का कौन सा दिन था, ये हमसे पूछा गया है। 7 जनवरी 2011 को कौन सा दिन था, ये हमें बताना है, बताने की कोशिश करेंगे, बताने की कोशिश करेंगे। तो देखिए सबसे पहले होता क्या है कि यहाँ पे देखिए ये सन देखिए 2011, 11 का लास्ट का 2 डिजिट रखना है हमको, और फिर 11 में जो है आपको क्या करना है, 4 से भाग देना है। तो यहाँ पे जो है भाग कितना मर्त में लगेगा, 4 दूना काठ 2, तो यानी कि 2 रखना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे शेष से बहस नहीं है, यहाँ पे भाग कितने मर्त में लगता है ये आपको रखना होता है, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा 2, 2 के बाद से देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है, यहाँ पे लिखा है 7 जनवरी, तो 7 रख लीजिए। 7 के बाद से देखिए मतलब 7 जनवरी का निकालना है तो 7 डेट रख लीजिए। उसके बाद से देखिए यहाँ पे 2000 का जो है 2000 का कोड यहाँ पे देखिए, तो 2000 का कोड कितना होता है, यहाँ पे पहले जनवरी का लिख लीजिए, यहाँ पे 7 जनवरी है तो जनवरी महीने का कोड कितना होता है 1, और यहाँ पे कितना लिखा गया है आप देख लीजिए। अब देखिए यहाँ पे आपका जो है क्या है 2011 है, तो 2011 है तो 2000 का कोड कितना हो जाएगा यहाँ पे आपका, तो यहाँ पे 2000 का कोड कितना हो जाएगा 6। तो अब जो है इसमें क्या करना पड़ेगा, आपको 7 से भाग देना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे जोड़ लीजिए कितना हो रहा है, ये टोटल जोड़ेंगे तो हमें मिल गया 27 है। 27/7 करेंगे, 7 तरीका 21, शेष कितना बचा 6। तो 6 किसका कोड होता है, तो 6 देख लीजिए, पहले एक होता है रविवार का, एक होता है रविवार, 2 होता है सोमवार, और 3 होता है मंगलवार, 4 होता है बुधवार, 5 होता है बृहस्पतिवार, 6 होता है शुक्रवार। तो शुक्रवार आपका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। उस दिन कौन सा दिन था, शुक्रवार। अब अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, कह रहा है यहाँ पे कि यदि किसी दिए गए वर्ष में 10 मई को सोमवार था तो उसी वर्ष में 11 जुलाई को सप्ताह का कौन सा दिन होगा, ये आपको बताना है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। यदि किसी दिए गए वर्ष में 10 मई को जो है सोमवार था, ठीक है, तो उसी वर्ष में 11 जुलाई को सप्ताह का कौन सा दिन होगा, ये आपको बताना है। बताने की कोशिश करेंगे, बिल्कुल आसान प्रश्न है, ये तो आप लोग कर सकते हो, क्योंकि इसमें किसी भी कोड वोड का जरूरत नहीं है, ये सिंपल सा प्रश्न है और बिल्कुल आप सिंपल प्रश्नों को कर सकते हो, क्योंकि इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होता है। अब देखिए आपसे बोला क्या गया है, इसको सबसे पहले ध्यान से पढ़िए, तो ही आप इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हो। लिखा है कि यहाँ पे कौन सा 10 मई, पहला आपका महीना है मई, मई के बाद से कहाँ पे जाना है आपको, जुलाई तक। तो मई के बाद से कौन सा महीना होता है, जून, जून के बाद आता है कौन सा, तो जुलाई होता है, ठीक है, जुलाई। अब देखिए यहाँ पे देखिएगा जुलाई आ गया,
तो अब हमने ये देखा कि यहाँ पे महीने कितने दिन के होते हैं। तो ये होता है 31 दिन का, ये होता है आपका मई के बाद जून 30 दिन का, और ये होता है आपका कितना 31 दिन का। तो अब यहाँ पे हुआ क्या है, ये समझ लेते हैं हम लोग बेहतर तरीके से। तो इसमें तो 10 मई हो गया है, तो 10 तारीख इसमें से घटा देंगे, 10 दिन घटा देंगे, तो ये तो बचेगा हमारा इसमें मई में 31 दिन, जून में 30 दिन, और यहाँ पे जुलाई में कितने दिन जाना है, जुलाई में देखिए कितने तारीख को बताना है, 11 तारीख, तो 11 तक ही जाएंगे, 31 का महीना होता है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। अब इन सभी को जोड़ लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 51 51, और यहाँ पे ये हो गया आपका टोटल मिला के कितना 50 51 51 और 11 62। 62 में कितने से भाग देंगे 7 से, तो 7 से भाग देंगे, 7 8 56, 56 और 6 से 6 बच रहा है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या दिन था, सोमवार था, सोमवार आज है, तो सोमवार से 6 प्लस कर लीजिए, सोमवार के बाद से जोड़ लीजिए, पहला होगा सोमवार के बाद मंगलवार, दूसरा हो जाएगा बुधवार, तीसरा हो जाएगा बृहस्पतिवार, चौथा हो जाएगा शुक्रवार, पांचवा हो जाएगा शनिवार, और छठा हो जाएगा रविवार। तो यहाँ पे आपका जो उत्तर आएगा ये कौन सा आ रहा है, रविवार। बिल्कुल आपका राइट उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर ए। तो आशा करता हूँ कि ये प्रश्न भी आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा, और ऐसे प्रश्नों को कभी भी आप लोग गलती नहीं करोगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, कह रहा है कि दोपहर 1:10 24 बज रहे हैं, ठीक है, सेकंड भी दिया गया है, तो घड़ी की घंटे एवं मिनट वाली सुई के द्वारा बनाए गए वाह्यत कोण कितना होगा, ये आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए इसमें दो तरीके, एक बाह्यत कोण बोला गया है, एक तो यहाँ पे सेकंड में दिया गया है, तो लॉजिकली यहाँ पे आपको प्रॉब्लम तो होने वाली है। तो आपने तो देखा होगा मिनट और घंटे के बीच में, तो सबसे पहले सेकंड को हम मिनट में बदलेंगे। देखिए 10 मिनट तो लिखा गया है, उसमें 24 सेकंड है, तो 24 सेकंड को हम पहले मिनट में बदल लेते हैं, तो 24 बटा इसमें क्या करेंगे, सेकंड में 60 से भाग देंगे, 6 के पहाड़े में 4 मर्त में कट जाएगा, 6 के पहाड़े में ये 10 मर्त में कट जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 2 के पहाड़े में ये कट जाएगा 5 मर्त में, ये 2 के पहाड़े में 2 मर्त में। अब देखिए 5 के पहाड़ा 10 बार 50 और 2 52 बटा आपका कितना हो गया 5, 52 बटा 5 हो गया 52 बटा 5, इसको रखिए क्या है, ये मिनट है, ठीक है, मिनट है 52 बटा 5। अब आपको यहाँ पे देखना है 52 बटा 5, आप याद रखिएगा 52 बटा 5, 52 52 बटा 5 आया है ना, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ। अब आपको जो है कोण बराबर सूत्र क्या होता है, कोण बराबर आप अच्छे तरीके से जानते हैं, कोण कैसे निकालते हैं, तो 11/2 m माइनस 30 h, ठीक है, ये आपको सूत्र मैंने पहले भी पढ़ाया हुआ है बहुत बेहतरीन तरीके से, तो आपको मालूम होगा ही होगा, ठीक है, ये कोण निकालने का सूत्र है। तो 11/2 एम का वैल्यू देखिए, मिनट मिनट की वैल्यू हमने यहाँ पे 10 मिनट 24 सेकंड था, इसको तोड़ा तो कितना हो गया, ये हो गया आपका 52/5। उसके बाद से माइनस का 30 h, h का मतलब घंटा कितना है, तो 1 घंटा है, तो 1 लिख लेंगे। अब यहाँ से घटा दीजिए 2 के पहाड़े में कितना हो जाएगा 26, 26 हो जाएगा, 26 दूना 52। अब कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो गुणा कर लीजिए, ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे लिख के भाग भी देना पड़ेगा, 11 6 66, 11 दूना 22 और 6 22 6 28 हो गया, ठीक है, और इसमें 5 से भाग देंगे तो कितना आएगा, तो ये हो जाएगा 5 पचे 25, 5 पचे 25 हो गया, और 3 3 बचा यानी 36, 5 सत्ते 35 पॉइंट हो जाएगा, यहाँ पे कितना पॉइंट हो जाएगा आपका, और यहाँ पे कितना बचेगा, एक, तो 5 दूना का 10 हो गया, ठीक है, उसमें से घटाना कितना है, 30 से कम है 30 है, तो 30 घटा देंगे तो ये कितना हो जाएगा 27.2। हमें कोण कितना मिला 27.2। यहाँ पे तो उत्तर में आप देख रहे हैं तो बिल्कुल नहीं है, तो यहाँ पे देखिए ये सवाल में बोला गया है बाह्यम कोण, बाह्यम कोण का मतलब हुआ बाहरी वाला कोण, ठीक है, तो बाहरी वाला कोण बताना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, पूरा जो कोण देखिएगा तो इसमें जो है आपको ये वाला 27 डिग्री का है, तो बाहरी वाला कोण मतलब ये जो बचा हुआ है ये निकलना है, तो टोटल कोण 360 डिग्री का बनता है, तो 360 में से 27.2 घटा देंगे,
360 टोटल ही एक वृत्त में कोण बनता है, उसमें से 27.2 हमको घटा देना है। ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2 और यहाँ पे हो जाएगा 332 पॉइंट, आपका 2 घटाएंगे तो 8 होगा ना। यहाँ पे कितना हो जाएगा 232.8 जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा बाह्यम कोण। तो इस तरीके से इस प्रश्न को बनाना था, थोड़े से अलग तरीके का प्रश्न था। आशा करता हूं कि ये प्रश्न भी आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न कह रहा है, बहुत इजी है, कि परविंदर ऊपर से 107वां तथा नीचे से 150वां स्थान हो तो उस कक्षा में कितने छात्र हैं, ये आपको बताना है। अब ये प्रश्न अगर आपने नहीं बताया तो कौन से प्रश्न बताएंगे। बहुत इजी प्रश्न है, बिल्कुल 1 नंबर आपको इसी तरीके से फ्री में मिलता है, ठीक है। ऐसा प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में दिया जाएगा, तो बिल्कुल आप लोग कर सकते हो, थोड़े से मेहनत की जरूरत है। बताइए इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है। बेहतरीन है, बहुत बेहतरीन है, बिल्कुल आपके एग्जाम हॉल में आने वाला प्रश्न है। तो हम ऐसे प्रश्नों को सॉल्व किस तरीके से करेंगे, आइए यहाँ पे देख लेते हैं। इसका फॉर्मूला होता है एक, कि लेफ्ट प्लस राइट प्लस 1, ठीक है। ये एक लॉजिक होता है कि यहाँ पे लेफ्ट प्लस राइट प्लस 1 माइनस में होता है ना, यहाँ पे माइनस का 1 होता है, क्योंकि यहाँ पे जो है लेफ्ट और राइट दोनों में गिनते हैं, बराबर आपका जो है वैल्यू मिल जाएगा। एक तो ये लॉजिक हो गया। किस तरीके से, तो देखिए लेफ्ट मतलब होता है ऊपर से या नीचे से जो भी आपको बोला जाए उसको, एक को लेफ्ट मान लीजिए, एक को राइट मान लीजिए। तो यहाँ पे 150 माइनस का 1 कर लीजिए, तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, कि ये हो जाएगा आपका कितना, 7 में से 1 घटा दीजिए, कितना हो जाएगा 106 हो जाएगा। 107 की जगह पे उसमें 150 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, ये 6, ये 5 और ये 2, 256 हो जाएगा। और 256 आपका बिल्कुल राइट उत्तर ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। अब इसको लॉजिकली भी आपको मैं बता सकता हूँ। ये तो हो गया आपका सूत्र, अगर सूत्र याद नहीं है तो क्या करेंगे, तो देखिए ये लॉजिक समझिए। ये ऊपर से कोई व्यक्ति है, इसको काउंट करेंगे तो यहाँ पे परविंदर है, ये 107 नंबर पे है, ठीक है। और इसी को अगर नीचे से काउंट कर रहे हैं, ठीक है, नीचे से अगर काउंट कर रहे हैं इसको, तो ये हो रहा है यहाँ पे 150 नंबर, 150वां स्थान पे हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे इसका स्थान कितने पे चला जा रहा है, 150 पे। तो अब हमने देखा यहाँ पे ये, कि देखिए यहाँ पे परविंदर जो है एक ही व्यक्ति खाड़ था, ठीक है। एक बार इसको ऊपर से गिन लिए हैं, एक बार नीचे से गिन लिए हैं, इसलिए ये 2 बार काउंट हो गया है। तो इसको टोटल जोड़ेंगे तो 7, 5 और यहाँ पे 257। और परविंदर 2 बार काउंट हुआ है, देख लीजिए, एक बार ऊपर से आए हैं परविंदर तक, एक बार नीचे से, तो 2 बार काउंट हो गया, इसलिए 1 घटा देंगे तो 256 इसका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। आप इस तरीके से भी बना सकते हो, ठीक है। तो दोनों ही तरीके आपको अच्छे तरीके से मालूम होना चाहिए। अगला प्रश्न देखिए, ब्लड रिलेशन का प्रश्न है, बिल्कुल बेहतरीन प्रश्न है और बताने की कोशिश करेंगे। कह रहा है कि डॉलर जो है परसेंटेज का पिता है, ओ जो है एट की माँ है, ठीक है। एट जो है परसेंटेज की माँ है, ओ जो है परसेंटेज से किस प्रकार संबंधित है, ये आपको बताना है। अब बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इस प्रश्न का जो है सही उत्तर क्या होने वाला है। बेहतरीन है, बिल्कुल आपके एग्जाम हॉल में आने लायक ये प्रश्न है। तो बताएंगे कि इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। इम्पोर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बिल्कुल आपको यहाँ पे ब्लड रिलेशन आने चाहिए। देखिए परसेंटेज यहाँ पे ले लीजिए, परसेंटेज हो गया, परसेंटेज के पिता कौन है, तो डॉलर है, ठीक है, ये हो गया डॉलर। अब कह रहा है यहाँ पे कि ओ जो है एदिरेट की माँ है, तो ओ और एदिरेट मुझे तो मालूम नहीं है, तो इन दोनों को कोई भी हमें आइडिया नहीं है। आगे पढ़ते हैं। एदिरेट जो है परसेंटेज की माँ है, एदिरेट जो है, एदिरेट आपके कौन है, परसेंटेज की माँ, यानी कि ये तो इसके पिता है तो प्लस रखिए, और इनकी माता जो है, इनसे जो शादी होगा यहाँ पे हो जाएगा माता कौन, एदिरेट, ठीक है। तो ये हो गई माता, ठीक है। अब बात समझिएगा, ये हो गया परसेंटेज, परसेंटेज के पिता और परसेंटेज के माता मिल गए। अब यहाँ पे बोला गया है इस लाइन में, देखिए ओ जो है एदिरेट की माँ है, ओ जो है एदिरेट, एदिरेट यहाँ पे इसकी माँ कौन है, ओ हो गया, ठीक है। यहाँ पे माँ है तो माइनस लिखिए। अब कह रहा है ओ जो है परसेंटेज से किस प्रकार संबंधित है, परसेंटेज से किस प्रकार संबंधित है, देखिए से किससे लगा है, यहाँ से हमको पता करना है। ये हो गया परसेंटेज, और परसेंटेज से ओ तक जाना है, तो यहाँ पे देखिए इसकी ये कौन है, माँ, और माँ की ये है माँ,
तो माँ की माँ को आप क्या बोलते हैं, तो कहिएगा नानी बोलते हैं। अपने माँ के माँ को आप क्या बोलते हैं, नानी बोलते हैं। बिल्कुल आपका राइट उत्तर बन जाएगा ऑप्शन नंबर जो है बी। आशा करता हूँ कि ये प्रश्न आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा और ऐसे प्रश्नों को कभी भी आप लोग गलत नहीं करोगे। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है और कह रहा है कि एक व्यक्ति अपने घर से उत्तर दिशा में 15 किलोमीटर जाता है, फिर जो है दाईं तरफ मुड़ता है और 10 किलोमीटर जाता है, फिर से जो है दाएं तरफ मुड़ता है और 15 किलोमीटर जाता है, फिर से दाएं तरफ 3 किलोमीटर जाता है और जो है रुक जाता है। तो बताइए घर से प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर वह व्यक्ति है, ये आपको बताना है। दिशा से रिलेटेड प्रश्न है, बिल्कुल ही गलत नहीं होना चाहिए, गलती की कोई भी गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। आपको इस प्रश्न का राइट उत्तर बताना है। बताने की कोशिश करेंगे कि इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। बेहतरीन है, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है और इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर आपके यहाँ पे आने चाहिए। तो इसके लॉजिकली आपको मैं बता देता हूँ पहले दिशा, ठीक है, थोड़े से हिंट दे देता हूँ यहाँ पे, समझिएगा। ये दिशा आपको समझना है, ऊपर होता है उत्तर, नीचे होता है दक्षिण, ये होता है पूरब और ये होता है आपका पश्चिम। ठीक है, दिशा मालूम हो गया, अब बिल्कुल ही आप बना सकते हो। जैसे बोला गया है, पहला लाइन पढ़िए, उत्तर दिशा में 15 किलोमीटर। मान लीजिए कि हम यहाँ पे खड़े हैं, ठीक है, तो यहाँ से उत्तर दिशा में चलेंगे तो ऊपर चलेंगे, ये हो गया आपका 15 किलोमीटर, ठीक है। अब बोल रहा है यहाँ पे आप समझने की कोशिश करेंगे कि फिर दाएं तरफ मुड़ता है, तो दाहिना साइड इसका ये वाला हिस्सा हुआ, ठीक है। और दाहिना साइड में बोला गया है कि आपको भाई साहब 10 किलोमीटर चलना है। 10 किलोमीटर चला, फिर से जो है दाएं मुड़ता है, ठीक है। दाहिना तरफ इसका फिर किधर होगा, नीचे की तरफ, तो नीचे आ जाएगा वो बिल्कुल। और फिर बोल रहा है कि 15 किलोमीटर चलता है, तो ये फिर से 15 किलोमीटर चल गया। फिर से जो है दाईं तरफ मुड़ता है, तो दाईं तरफ यहाँ आने के बाद दाईं तरफ मुड़ेगा, यानी कि इधर मुड़ जाएगा, ठीक है। और चला कितना है, 3 किलोमीटर। चला कितना है, 3 किलोमीटर। तो बचा कितना है, ये आपसे पूछ रहा है कि घर से, इसका जो घर है यहाँ से ये कितने दूरी पे है। तो हमने यहाँ पे ये देखा कि भाई साहब ये टोटल 10 किलोमीटर की दूरी है। ये टोटल कितनी की है, 10 की है। ये 10 की दूरी है, जिसमें से हमने 3 तय कर लिया। तो 10 में से 3 को जब माइनस करेंगे तो हमें बाकी कितना है दूरी, तो 7 किलोमीटर, यानी घर से वो 7 किलोमीटर दूरी पे है। तो आशा करता हूं कि आप इस प्रश्न को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और ऐसे प्रश्नों में कभी भी आप लोग गलती नहीं करोगे, ठीक है। अब चलते हैं आगे और आगे प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, बिल्कुल आपका उत्तर यहाँ पे आना चाहिए, बेहतरीन तरीके से सभी का जवाब यहाँ पे आना चाहिए। देखिए अब जो है आपके अलग प्रश्न स्टार्ट हो चुके हैं। साइंस का पहला प्रश्न आ चुका है और 25 ठो साइंस के मैंने आज प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को उठाया हुआ है। देखिए ये हर एक जो है प्रश्न आज के जो मैं कराने वाला हूँ साइंस के, वो पूछा गया प्रश्न है। तो बिल्कुल आपके कम कम से कम 25 में से 15 प्रश्न तो आपको सॉल्व करना बिल्कुल यहाँ पे अनिवार्य है, ठीक है। तो देखते हैं कि कौन कौन इसमें से 15 प्लस साइंस के प्रश्नों को सॉल्व करता है। पहला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि सेलुलर और जो है मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान का जो है केंद्र स्थित है। बोला है यहाँ पे कि सेलुलर और मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान के केंद्र स्थित है, मतलब कहाँ पे स्थित है, ये आपको बताना है। बताने की कोशिश करेंगे कि पहले जो है प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है। तो आपके उत्तर आएगा कि ये जो है आपके कहाँ पे है, तो ये सेलुलर और जो है मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान का केंद्र जो है हैदराबाद में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। कह रहा आपका अगला प्रश्न कि सेंटर फॉर डीएनए फिंगर प्रिंटर एंड डायग्नोस्टिक स्थित है, मतलब कहाँ पे स्थित है ये भी। सेंटर फॉर डीएनए फिंगर प्रिंटर एंड डायग्नोस्टिक स्थित है, कहाँ पे स्थित है बताइए। तो आपके जो राइट उत्तर यहाँ पे बनेगा, ये जो है ये भी आपका हैदराबाद में ही है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए के साथ आपको जाना है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि जंतु कोशिका पादप कोशिका से भिन्न होती है क्यों। उसमें क्या होता है कि भिन्न होता है। जंतु कोशिका जो होती है वो पादप कोशिका से भिन्न होती है, क्यों होती है ये आपको बताना है।
बताने की कोशिश करेंगे। ऑप्शन बिल्कुल ही आपके सामने है, ठीक है। तो राइट उत्तर आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। तो आप कहिएगा कि ये जो है इसमें क्या होता है, कोशिका भित्ति नहीं होती है। दूसरा क्या होता है, हरित लवण नहीं होता है। तीसरा क्या होता है, तारक केंद्रक होते हैं। और चौथा होता है हीमोग्लोबिन होते हैं। तो ये सभी आपके उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ई। तो आशा करता हूं कि ये प्रश्न आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा और ऐसे प्रश्नों को गलती नहीं करना है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने यह मूल जो है अवधारणा प्रस्तुत की है कि सभी जीव कोशिकाओं से बने होते हैं। बताना है आपको कि निम्नलिखित में से यह किसने कहा अवधारणा दिया है कि जो है कि सभी जीव जो है कोशिकाओं से बने हैं। तो आपका राइट उत्तर बनेगा, ये आपके कौन बोला है, तो आपके उत्तर बनेगा कि यहाँ पे रॉबर्ट हुक और जो है एम जे थ्राइडेन ने, यानी कि उपयुक्त दोनों जो है आपके सही है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर के ऊतकों की वृद्धि विकास में सुधार के लिए जो है महत्वपूर्ण है। तो ये जो है आपको याद रखना है कि प्रोटीन जो है क्या करता है, ये ऊतकों के विकास के सुधार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है कि प्रोटीन के निर्माण में आधारभूत इकाई होते हैं। प्रोटीन के निर्माण में आधारभूत जो है आधारभूत इकाई क्या होता है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। छठे नंबर प्रश्न पे हम लोग आ चुके हैं। तो आपका राइट उत्तर होगा एमिनो अम्ल। एमिनो अम्ल जो है क्या करता है, प्रोटीन के निर्माण में आधारभूत इकाई होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने। देखिए सारे प्रश्न ही आपको लिखा गया होगा कब का पूछा गया है, ठीक है। प्रोटीन बनने के लिए इम्यूनो अम्ल की आवश्यकता होती है। प्रोटीन बनाने के लिए इम्यूनो अम्ल की जो है आवश्यकता होती है। तो हम बोलेंगे कि यहाँ पे कितने की आवश्यकता होती है, तो बोलिएगा कि यहाँ पे 20 जो है 20 इम्यूनो अम्ल की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर सी के साथ आपको जाना है। अगला प्रश्न कह रहा है कि इम्यूनो अम्ल मिलते हैं। इम्यूनो अम्ल जो है कहाँ पे मिलते हैं, देखिए ये पूछा गया है इलाहाबाद 2000 जो है ये 2025 में किसमें, जीएस और जो है ईसीआरसी में, ठीक है। तो ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इम्यूनो अम्ल पूछ दिया प्रश्न है। तो पूछा हुआ प्रश्न आपको ध्यान में रखना है प्रोटीन में, ठीक है। इम्यूनो अम्ल कहाँ पे मिलते हैं, प्रोटीन में। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप लोगों के सामने आ चुका है। अनुवांशिकी उत्परिवर्तन किसमें होता है, अनुवांशिकी उत्परिवर्तन किसमें होता है बताइएगा। ये कोलकाता में पूछा गया प्रश्न है। बिल्कुल आपके उत्तर आना चाहिए, ये जो है क्रोमोसोम में होता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने आ चुका है कि जीन परिवर्तन किसमें होता है। जीन परिवर्तन किसमें होता है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि जीन परिवर्तन किसमें होता है। 10वें नंबर प्रश्न पे हम लोग आ चुके हैं और 10वें का राइट उत्तर यहाँ पे क्या होने वाला है, तो डीएनए जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था। डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि डीएनए संश्लेषण का जो है प्रतिपादन जो है रॉबर्ट वर्ग ने किया था। सॉरी, यहाँ पे डीएनए का कौन किया था, तो आपको बताना है कार्न वर्ग जो है किया था, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए आप लोगों के सामने आ चुका है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न, मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है। मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या जो है आपको बताना है। तो मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या आपको मालूम होगा 46 या 23 जोड़े बोलना है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है कि किसके द्वारा अनुवांशिकता के विज्ञान को जो है अनुवांशिकी कहा गया है। किसके द्वारा अनुवांशिकता के विज्ञान को अनुवांशिकी कहा गया है, बताइएगा। 13 नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है, तो आपके जो राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे डी हो जाएगा, ड्यूल बेटन्स ने, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि आरएनए का जो है मुख्य कार्य क्या है। आरएनए का जो है मुख्य कार्य आपसे पूछा गया है, तो हम कहेंगे कि प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करता है, ठीक है।
प्रोटीन संश्लेषण में ये क्या करता है, सहायता करता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि राइबोसोम का मुख्य कार्य है। राइबोसोम का जो है मुख्य कार्य क्या है, ये आपको बताना है, बताने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल 15वें प्रश्न पे आ चुके हैं, आपका राइट उत्तर होगा प्रोटीन संश्लेषण का। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है। आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? आत्महत्या की थैली जो है किसे कहा जाता है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि 16 नंबर प्रश्न का राइट उत्तर क्या होगा। तो लाइसोसोम को जो है आत्महत्या की थैली कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है कि निम्नलिखित में से हरगोविंद खुराना जो है को किस आविष्कार के लिए जो है सम्मानित किया गया? तो ये जो है आपको बताना है नाइट्रोजन क्षारों का जो है संश्लेषण के लिए। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, आपके सामने आ चुका है। डीएनए का मूल इकाई है, मात्रक है। ठीक है, डीएनए का जो है मूल मात्रक क्या है, ये आपको बताना है, बताने की कोशिश करेंगे। तो आपका राइट उत्तर होगा न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि डीएनए संरचना का जो है मॉडल किसने दिया? डीएनए संरचना का मॉडल जो है किसने दिया? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि डीएनए संरचना का मॉडल किसने दिया? तो आपका उत्तर बनेगा यहाँ पे वाटसन और जो है क्रिक ने। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, आप लोगों के सामने आ चुका है कि एकल स्टैंड वाले जो है डीएनए अणु कहाँ मिलते हैं? एकल स्टैंडर्ड वाले डीएनए अणु कहाँ मिलते हैं? तो आपके राइट उत्तर यहाँ पे क्या बनेगा? तो आपके राइट उत्तर बनेगा, ये हो जाएगा आपका बैक्टीरियोफेज में। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि अगला प्रश्न देखिएगा, यहाँ पे कह रहा है निम्न में से कौन सी जांच एक बच्चे के पिता का जो है निर्धारण करता है? निम्नलिखित में से कौन सी जांच जो है एक बच्चे के पिता का जो है निर्धारण करता है, ये आपको बताना है। तो ये होता है आपका कौन सा? डीएनए फिंगरप्रिंट। डीएनए फिंगरप्रिंट जो है जांच करता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, आप लोगों के सामने आ चुका है कि जीन का आकार होता है, जीन का जो आकार है वो कैसा होता है, बताइए कि जीन का आकार कैसा होता है? तो आपका राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे कि स्पार्क कार के आकार का होता है, स्पार्क कार के जो है आकार के होता है। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि किसी आबादी में जीनों की कुल योग्य होते हैं, किसी आबादी में जीनों की कुल योग्य जो है होता है, चाहे कहते हैं, तो आप कहिएगा कि ये आपका जो है जीन वस्ती कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग तकनीकी से निम्नलिखित में पहले किसे जो है बनाया गया? तो यहाँ पे जो है सबसे पहले ट्रांसजेनिक जो है बैक्टीरिया को बनाया गया। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, और अंतिम प्रश्न है साइंस का, कह रहा है कि एक कोशिका साइटोप्लाज्म जिस जो है झिल्ली से जुड़ी रहती है वह है, तो वह झिल्ली कौन सी है? तो आपको बताना है कि वह झिल्ली है आपका प्लाज्मा झिल्ली। तो यहाँ पे 25 क्वेश्चन हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया। ठीक है, अब चलते हैं यहाँ पे जीके जीएस के प्रश्नों की ओर, और जीके जीएस के प्रश्न आपके स्टार्ट हो चुका है। पहला ही प्रश्न कह रहा है कि भारत का प्रवेश द्वार किस राज्य को कहते हैं? तो भारत का प्रवेश द्वार जो है आपको मालूम है कि मुंबई को कहा जाता है, यानी कि महाराष्ट्र बोलिए या मुंबई बोलिए। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, बिल्कुल 20 प्रश्न करेंगे, बहुत ही कम समय में करेंगे, तो फटाफट से इन प्रश्नों को आपको देखते चलना है कि किसे एशिया का जो है ज्योतिपुंज कहा जाता है? किसे जो है एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है, ये आपको बताना है, बताने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल दूसरे का जो है राइट उत्तर आपका क्या हो जाएगा? गौतम बुद्ध। तो ऑप्शन नंबर आपका सी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर होगा। आशा करता हूं कि ये प्रश्न भी आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। और अगला प्रश्न कह रहा है अशोक के शिलालेख किस लिपि में लिखे गए हैं? अशोक के शिलालेख किस लिपि में लिखे गए हैं, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो सबका उत्तर आएगा ब्राह्मी लिपि। ठीक है,
अशोक के शिलालेख किस लिपि में लिखा गया है? तो ब्रह्म लिपि आपका बिल्कुल राइट उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है बताने की कोशिश करेंगे कि आपका जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। तो आपका उत्तर बनेगा गार्ड विन जो है आस्टीन। गार्ड विन आस्टीन जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कह रहा है कि इतिहास का पिता या जनक किसे कहा माना जाता है? इतिहास का पिता या जनक किसे माना जाता है? तो यहाँ पे आपका राइट उत्तर क्या बन जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए हेरोडोट्स। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि भारत में सबसे बड़ा पशुओं का मेला कहाँ लगता है? भारत में पशुओं का सबसे बड़ा मेला जो है कहाँ पे लगता है? तो आपके उत्तर बनेगा यहाँ पे सोनपुर का मेला। ठीक है, सोनपुर ऑप्शन नंबर ए जो है आपको याद रखना है। ये कहाँ पे पड़ता है ये बताइएगा, किस राज्य में ये पड़ता है सोनपुर, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? सीमांत गांधी के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो बिल्कुल राइट उत्तर बनेगा खान अब्दुल गफार खान जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था बताने की कोशिश करेंगे आप लोग कि भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया। 8वें नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होगा? तो ये जो है आपको बताना है विनोबा भावे। विनोबा भावे जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने लिखा था? 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने लिखा था? तो आपका राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे मिर्जा गालिब ने। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि गांधी इरविन समझौता किससे जो है संबंधित है? गांधी इरविन समझौता जो है किससे संबंधित है? तो आपका राइट उत्तर बनेगा असहयोग खिलाफत आंदोलन। अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ? जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में कहाँ पे हुआ है? तो आपका राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे अमृतसर में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? तो ये तो नारा आपने सुना होगा कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप लोगों के सामने आ चुका है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो हिंदी में भाषण देने वाले पहले भारतीय अटल बिहारी वाजपेयी थे। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि वर्तमान समय संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने देश सदस्य हैं? वर्तमान संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने सदस्य जो हैं? तो ये आपको बताना है कि 193 है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि वास्को डिगामा कहाँ का जो है रहने वाला था? वास्को डिगामा कहाँ का रहने वाला था? तो आपका राइट उत्तर यहाँ पे बनेगा कि वास्को डिगामा एक पुर्तगाली था। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है कि विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो आपको मालूम होगा कि यहाँ पे जो है सबसे नंबर 1 पे हो गया है आपका भारत। नेक्स्ट प्रश्न पे देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि भारत में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई? भारत में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई? तो 1951 जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि श्वेत क्रांति का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? श्वेत क्रांति का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो ये जो है आपको बताना है दूध उत्पादन से क्या होता है? श्वेत क्रांति का संबंध होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का जो है अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रीय विकास परिषद के जो है अध्यक्ष कौन है? तो बताना है प्रधानमंत्री होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? योजना आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो ये जो है आपका कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। यहाँ पे आपके ऑप्शन नंबर जो है बी। तो इस तरीके से आपके जो है
टोटल यहाँ पे 20 प्रश्न जो है आपके जीके जीएस के भी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अब चलते हैं यहाँ पे गणित मैथ के प्रश्नों की ओर। और पहला मैथ के प्रश्न आप लोगों के सामने है, बिल्कुल इसका जो है जवाब आपको देना है। का पहला प्रश्न आपके सामने है और बिल्कुल आपको अच्छे तरीके से इसको सॉल्व करना है। कह रहा है कि 48,000 की राशि दो भाइयों अनिल और जो है आदित्य में जो है 11:13 के अनुपात में बांटा जाता है। आदित्य का जो है हिस्सा आपको बताना है, यहाँ पे कितना मिलेगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बिल्कुल आपको इस प्रश्न का उत्तर बताना है। बिल्कुल 10 से 20 सेकंड के अंदर ये प्रश्न आपको सॉल्व कर देना है, क्योंकि इससे अधिक का ये जो है समय नहीं लगेगा। ठीक है, तो चलिएगा मेरे साथ सॉल्व करते रहिएगा। अगर आपको ज़्यादा समय चाहिए तो आप क्या कर सकते हैं कि वीडियो को रोक सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे में दिया गया है आदित्य, तो आदित्य का ए से, अनिल लिखा है तो अनिल को ए से लिख देता हूँ, आदित्य को डबल ए से लिख देता हूँ। ठीक है, बोला गया है इसका अनुपात 11:13 है। ठीक है, तो अब जो है देखिए, एक को मिलेगा 11, एक को मिलेगा 13। तो हम देख रहे हैं कि टोटल तो पैसा है 48,000 रुपया। ठीक है, 48,000 है और टोटल जो है आदमी कितने हो रहे, कितने हमको बांटना है, तो 13 और 11 के अनुपात में। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे कि एक यहाँ पे टोटल हम देखेंगे तो 11 और 13 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 11 13 24 हो गया। ठीक है, टोटल पैसा इन दोनों को मिलाकर दिया कितना जा रहा है, 24। 48/24 कर लेंगे और किसका हिस्सा पूछा गया है, ये तो टोटल पैसा से भाग दिए हैं। अब निकालना किसका है, तो आदित्य का निकालना है। आदित्य देखिए यहाँ पे है कितना, तो 13 इसको देना है, तो 13 से गुणा कर देना है। ठीक है, 13 हिस्सा देना है, तो 13 से इससे गुणा करेंगे, बिल्कुल हमारा जो है राइट उत्तर मिल जाएगा। यहाँ पे 24 दूना यानी कि 2000 हो गया। ठीक है, अब 2000 से 13, 13 दूना का कितना हो गया, 26,000 रुपया किसको मिला है, आदित्य को मिला है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। तो बी जो है इस प्रश्न का बिल्कुल राइट उत्तर है। आशा करता हूं कि ये प्रश्न भी आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है यहाँ पे कि ए किसी कार्य को 40 दिनों में पूरा कर सकता है, यदि ए और बी एक साथ मिलकर उसी कार्य को 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो बी अकेले उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा, बताने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल महत्वपूर्ण प्रश्न है और इस प्रश्न को भी बनाने में 10 से 20 सेकंड का ही समय लगना चाहिए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बिल्कुल आपके एग्जाम हॉल में आने वाले प्रश्न है। तो ऐसे प्रश्नों को आप लोगों को प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करके ही जाना है एग्जाम हॉल में। तो आइए इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं मेरे साथ। पहला बोला है कोई व्यक्ति है ए। ठीक है, ए कोई व्यक्ति है, यहाँ पे समझिएगा, ए कोई व्यक्ति है, ये कार्य को कर रहा है 40 दिन में। ठीक है, कोई दूसरा कौन है, ए और बी दोनों ही मिलकर कार्य को कितने दिन में कर रहा है, तो ये कर रहे हैं 30 दिन में। ठीक है, अब इस टाइप के जब भी प्रश्न दिया जाए तो आप क्या करिए कि इन दोनों को लिखने के बाद से इसका लॉसो निकालिए। तो 30 और 40 का लॉसो कितना हो जाएगा, 120। अब 120 लिखने के बाद से इसमें 40 से भाग दीजिए, तो 40 से 120 में भाग देंगे 3 हो जाएगा, 30 से इसमें भाग देंगे तो 4 हो जाएगा। ठीक है, मतलब हमारे कहने का मतलब ये है कि ए जो है एक दिन में कितना कार्य करता है, 3, और ए प्लस बी, ए और बी मिलकर दोनों ही मिलकर कार्य करते हैं 4। तो ए का वैल्यू मालूम है कि हमें 3 कार्य कर देता है, तो 4 कार्य करने के लिए यानी कि 3 वैल्यू यहाँ से घटा देंगे तो बी का वैल्यू यहाँ पे निकल गया कितना, यानी कि 1। एक दिन में बी जो है एक कार्य करता है और 3 कार्य एक करता है, तभी जाके 4 कार्य होता है ए और बी मिलाकर। टोटल कार्य हमें बी से कराना है, टोटल कार्य है 120, उसमें जो है आपको ए से कराना है। तो एक दिन में एक कार्य करता है ए, तो 120 कार्य करने में 120 दिन का समय लगेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल ही डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, बताने की कोशिश करेंगे तीसरे नंबर प्रश्न का राइट उत्तर क्या होगा। कह रहा है कि ए अकेला एक काम को 3 दिनों में समाप्त कर सकता है, बिल्कुल उसी तरीके का प्रश्न है, और बी उसी कार्य को 7 दिनों में समाप्त कर सकता है। यदि ए और बी मिलकर 2 दिनों में कार्य करते हैं तो काम का जो है कितने हिस्से शेष बचेगा, शेष कार्य का जो है कितना हिस्सा बच जाएगा, ये आपसे पूछा गया है। तो सबसे पहले देखिए ए लिखा गया है,
ए लिख लीजिए, यहाँ पे ए जो है आपके सामने हो जाएगा कितना, तो ए जो है 3 दिन में कर रहा है और बी जो है आपके कितने 7 दिन में कर रहा है। तो इनका लॉसो ले लीजिए, 7 × 21 हो जाएगा, यानी कि ए जो है एक दिन में 7 × 21 7 कार्य करेगा और बी जो है यहाँ पे 7 × 21 3 कार्य करेगा, ठीक है। अब बोल रहा है कि ए और बी मिलकर 2 दिन कार्य करते हैं, ए और बी मिलकर 2 दिन कार्य करते हैं, यानी कि अगर इन दोनों को हम जोड़ देते हैं तो ये कितना हो जाएगा, तो 7 × 3 = 10 हो जाएगा, ठीक है। मतलब ए और बी दोनों मिलकर कितने कार्य करेंगे, ए और बी दोनों ही अगर मिल जाते हैं तो ए और बी एक दिन में 10 कार्य कर जाएंगे, ठीक है। ये बोला है कि ए और बी मिलकर 2 दिन कार्य करते हैं, तो एक दिन में 10 कार्य कर रहे हैं, तो 2 दिन में टोटल कार्य कितना कर देंगे 20। टोटल कार्य कितना है 21 कार्य है, ठीक है। उसमें से 20 कार्य हो जाएगा तो बचेगा कितना, एक कार्य बच जाएगा, कितने में से, तो 21 में से एक कार्य बच जाएगा, यानी हिस्सा जब भी पूछा जाए आपसे तो हिस्सा उसका बताएंगे 1/21वां हिस्सा बचेगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो बिल्कुल आपका राइट उत्तर यहाँ पे मिल गया, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बिल्कुल आपका उत्तर यहाँ पे आना चाहिए। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न, कि 30 लीटर नमक का घोल में 5% नमक, इस घोल में कितने लीटर पानी और मिला दिया जाए ताकि जो है परिमाण घोल में नमक की मात्रा जो है 3% हो जाए। अब जो है बताइएगा इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है। चलिएगा बताइएगा इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर आपका क्या आ रहा है। बहुत इजी प्रश्न है, थोड़े से आपको जो है यहाँ पे लॉजिकली समझना है। आज के बाद से इस टाइप के प्रश्न जब भी आपके एग्जाम हॉल में पूछा जाएगा तो कभी भी आप ऐसे प्रश्न को एग्जाम हॉल में छोड़ के नहीं आएंगे। ऐसा ट्रिक आपको सिखाने वाला हूँ, केवल आप लोग डेली क्लास में आइए, हर एक टाइप के प्रश्न मैं सिखा दूंगा जो आपके एग्जाम हॉल में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो प्रॉब्लम से बचना है, एग्जाम हॉल में स्कोर अच्छा करना है, सिलेक्शन लेना है, तो डेली क्लास आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। बोला क्या गया है कि 30 लीटर के घोल है जिसमें नमक का घोल जो है 5% है, तो देखिए उसमें पानी होगा तो हम लिख लेते हैं वाटर, और जो है यहाँ पे नमक का साल्ट लिख देते हैं, ठीक है। अब देखिए जब नमक जो है 5% है इसमें, ठीक है, तो पानी कितना हो जाएगा 95%। ये आपको तो खुद से ही समझना पड़ेगा कि किसी भी घोल में 5% जब नमक है तो 95% उसमें पानी या दूध या जो भी मान लीजिए एल्कोहल जिसमें भी मिलाया गया होगा वो होगा। अब कह रहा है कि नमक की मात्रा 3% करनी है, यहाँ पे जो साल्ट है ये 3% होना चाहिए, तो यानी कि पानी की मात्रा अब कितना हो जाएगा 97% हो जाएगा, ठीक है। बात आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा। अब ये कह रहा है कि कितना लीटर पानी मिलाया जाए, ये लाइन आपको याद रखना है कि किसको मिलाने को बोला गया है, ठीक है। जिसको मिलाया जाएगा, बिल्कुल इसका जो है काम हमको नहीं करना। ये बोला है कि पानी आपको मिलाना है तो हम पानी का यूज नहीं करेंगे। अब आ जाएंगे आपके साल्ट आंसर देगा, कितना लीटर है तो 30 है, तो इसमें बटा कर दीजिए और गुणे 30 कर दीजिए। यहाँ पे 3 के पहाड़ में 10 मर्त में कट जाएगा, 5 दहा 50, टोटल वो घोल हो जाएगा 50 का। अब बोला गया है कि पहले कितने का था 30 का, तो उसमें हम लोगों ने 30 लीटर, तो पहले हमको मालूम था कि क्या था घोल था, उसमें से यहाँ पे 30 घटा दीजिए 50 में से, तो हमने कितना मिलाया है पानी, कितना मिलाया है उसमें, तो यहाँ पे आपको बताना है कि अब जो है 20 लीटर पानी मिला दिया गया है, जिसके कारण नमक की मात्रा कितना हो गया है 3% हो गया। कितना मिलाया है पानी, तो 20 लीटर आपको बताना है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि 3 नल पी क्यू आर एक अलग अलग टंकी को भरने में लगा समय, तो पहले आपको लिख लेना है, ठीक है। यहाँ पे पी दिया है कितने, पी दिया है आपके 2, और क्यू दिया है आपका 1, और यहाँ पे दिया है आर का समय लगा है 6। तो बोल रहा है कि जो है इनमें से सबसे कौन सा नल जो है सबसे तेज है, तो इनका लॉसो ले लीजिए, आपको तेजी में पता चल जाएगा। तो ये हो जाएगा लॉसो इनका कितना 6, इसके पहाड़ में ये 3 मर्त में, इसके पहाड़ में ये 6 मर्त में, इसके पहाड़ में 1 मर्त में। तो सबसे तेज नल कौन सा है, तो देखिए ये जो है आपको दिख रहा है 6, तो ये देखिए ये क्यू का हिस्सा है, क्यू जो है 6 एक ही मिनट में भर रहा है, तो सबसे तेज कौन चल रहा है क्यू, सबसे अधिक जो है तेजी में कौन चलेगा क्यू।
तो ही तो 1 मिनट में ये भर देगा, ये 6 मिनट लगाएगा, ये 2 मिनट लगाएगा। तो क्यू सबसे तेज भर रहा है। ऑप्शन नंबर आपका सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर होगा। आशा करता हूँ कि ये प्रश्न भी आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो इस तरीके से आज के जितने भी प्रश्न थे आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। और ऐसे प्रश्न को डेली ही सॉल्व करना चाहते हैं तो आप डेली ही क्लास में आइए, रीजनिंग सीखो चैनल पे आइए, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से आपको जो है यहाँ पे क्लास प्रोवाइड किया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जो है धन्यवाद।